राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में यहाँ पीटीवी पेशावर सेंटर में आपको एक बार फिर हम खुशामदीद कहेंगे। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो पेशावर का हमारा ट्रिप है, इसमें एक से बढ़ के एक मेहमान से आपकी मुलाकात होती है और कोशिश हम ये करते हैं कि ऐसे चेहरे, अगर पुरानी यादें भी ताज़ा करवानी हो तो ऐसे चेहरे आपको स्क्रीन पे हम दिखाएं और उनसे मिलवाएं कि जो पीटीवी की पहचान बने। और वो ड्रामे ख़ास तौर पे, वो प्रोग्राम्स जो स्क्रीन पे आते थे तो हम पहचान जाते थे, ओह पीटीवी लाहौर का ड्रामा, ओह पीटीवी कोयटा का, ओह ये तो कोयटा सेंटर का चेहरा है, ओह ये तो पेशा। तो ऐसे चेहरों से मुलाकात करके कुछ उनसे पुरानी यादें भी शेयर हो रही है। लेकिन अब तो इतना काम पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि अब सब चेहरे पाकिस्तान के चेहरे हैं। हमारी आज जो मुलाकात ठहरी है सबीन, वो एजाज मीर से ठहरी है कि जिनको आपने सही वो वहीद मुराद, नदीम के स्टाइल के अंदर, फिल्मी स्टाइल के अंदर आपने इनके बहुत से ड्रामों में काम करते देखा और उसके बाद अब माशाल्लाह अपना कारोबार है, प्रोडक्शन डायरेक्शन के अंदर है, इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया को ही ओढ़ना बिछोना बना लिया। आज ये कहानी हमसे इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। एजाज मीर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो हमारा अंदाज़ा है कि उस ज़माने में जिस ज़माने में आपने काम शुरू किया पीटीवी पे, उस वक्त पाकिस्तानी फ़िल्म का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट टेलीविज़न पे था, टेलीविज़न का फ़िल्म पे था। तो क्या इंस्पिरेशन वाकई फ़िल्मी हीरोज़ थे या ये अंदर से आवाज़ उठी थी, जाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो टीवी पे होना चाहिए? बात की आपने ज़माने की बात की है, तो थोड़ा सा इसको हम यूँ कहते हैं, जब हम छोटे थे जब हम बचपन में थे तो ज़ाहिर बात है फ़िल्म डोमिनेटिंग थी, बड़ी स्क्रीन, पर्दा, और दुनिया में फ़िल्म भी पहले ही थी, टेलीविज़न फिर बाद में ग्रेजुअली आता रहा। बिल्कुल। और जब हम छोटे थे, तरबेला में थे, हमारे वाले साहब की वहाँ पे सर्विस थी, तो हम भी वहीं रहते थे। तो कहीं दूर एक घर में टीवी हुआ करता था। तो मुझे याद, मेरे वाले साहब ने भी एक उस वक्त रशिया के टीवी आया करते थे, टेम्प, अच्छा, TEMP। तो वो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हमने लिया और बैठ जाते थे उसके सामने मोनोग्राम से लेके कि कब ये शुरू होगा। तो उस वक्त गीत माला और संडे या फ्राइडे को फिल्म चला करती थी पाकिस्तान की। तो नदीम साहब को देखा करते थे, मोहम्मद अली साहब को, वहीद मुराद साहब को, बाकी जितने हमारे स्टार्स हैं फिल्म के। तो बस वहीं से एक शौक़ शुरू हो गया। बचपन में हमारे घर का बहुत बड़ा एक सेन होता था, दरख्त भी लगे थे उसमें, बहुत बड़ा घर था। तो उसमें हम एक चारपाई सीधी ऐसी खड़ी कर लेते थे। अच्छा। तो मैं आगे बैठ के और हाथ में एक प्लेट ले लेता था और मेरा बड़ा भाई पीछे। तो हम दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे होते थे, गाड़ी चला रहे होते थे, जैसे पाकिस्तानी फिल्मों में उस वक्त हुआ करता था। तो मैं नदीम बन जाता था, वो मोहम्मद अली बन जाता था। तो बहरहाल वो शौक़ फिर बढ़ता गया। और जब पेशावर आए तो टेलीविज़न मैंने नहीं देखा था, पीटीवी सेंटर कहाँ पे है, रास्तों का भी पता नहीं था। तो यहाँ स्टेट बैंक की बिल्डिंग को मैं पाकिस्तान टेलीविज़न समझता था। अच्छा। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि इस रोड पे जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो टीवी की बिल्डिंग। बहरहाल फिर उसके बाद पता चला पीटीवी यहाँ पे है। तो मुझे याद है कि अंदर भी आना बड़ा मुश्किल था। तो मैं इस पीटीवी के गिर चक्कर लगाता था, कैसे इसके अंदर जाएंगे, इसका कोई और दरवाज़ा है जहाँ से हम जा सकें। अच्छा। तो बहरहाल उस ज़माने में मुझे याद है रफ़ीक वड़ाई साहब यहाँ पे GM थे। तो टीवी पे स्लाइड चली कि जी ऑडिशंस हैं। तो मैंने भी दरख्वास्त दे दी, नए चेहरों की तलाश। हाँ जी, तो मैंने भी दरख्वास्त दे दी। उस दरख्वास्त के चक्कर में हम अंदर आ गए। तो बस फिर आज तक अंदर ही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अपने टैलेंट की वजह से अंदर है आप, मतलब बहुत सारे और भी लोग होंगे आपके साथ जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कराई होगी। मेरा ख्याल कहते हैं मेरे पास आज भी वो लेटर पड़ा होगा जो मुझे पीटीवी से मिला था। उसका शायद रंग भी पीला पड़ गया हो, लेकिन पड़ा होगा जिस पर लिखा था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा। ड्रामों के लिए लाइक ऐसा लगता होगा कोई अवार्ड मिल गया। हाँ जी, लेकिन उस वक्त मसला ये था कि चूँकि एज कम थी, मूछे दाढ़ी नहीं थी। मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़िया रहमान साहब हमारे यहाँ उस वक्त सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, बड़ा ज़बरदस्त। जी जी। तो मैं उनके पास गया ड्रामे के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा, उनकी कंटिन्यूटी होती थी चंदा। मुझे कहते, चंदा ना तुम्हारी मूछें हैं, ना तुम्हारी दाढ़ी है, ना तुम्हें मैं बाप बना सकता हूँ, ना हीरो बना सकता हूँ, ना हीरोइन का भाई बना सकता हूँ,
तो क्या करूँ तुम्हारे साथ, बहुत एज बहुत छोटी थी। कम एज थी। तो मैं गया और मैंने जाके रेजर लिया और मैंने ओह, रेजर किया। आपने हमारे जैसे एक बड़ा बड़ा दोस्त लगेगा। हमारे दोस्त थे, एक्टर थे, पिंडी से आए थे, शहजादा नसरुल्लाह। तो उन्होंने मुझे देख के कहा, ओए तूने शेव की है? मैंने कहा यार क्या करूँ, ज़िया साहब कहते तुम्हारी मूछे दाढ़ी नहीं है, तो अब ये निकलेगी तो कुछ होगा ना, और अपने टाइम पे तो उसने फिर निकलना है। तो मैंने कहा चलो यार, सुने इस तरह करने से जल्दी निकल तो आती है। वालिद साहब को, घर वालों को ये सारी खबरें पहुंच नहीं, रही उनको थी उनको कि नहीं पता था जी। हमारा होनहार बेटा जो है वो रेजर फेर के नहीं, उनको नहीं पता था। उनको कुछ नहीं पता उनको कि नहीं क्या, उनको नहीं पता था। वो समझते कि बच्चा जो है वो बस। बल्कि जब मेरे ड्रामे आना शुरू हो गए थे, जब छोटे छोटे रोल मुझे मिलना शुरू हो गए थे, मैं कोई डायरेक्ट हीरो आया नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा के कैरेक्टर्स किए। हमें बुला लेते थे जी, ले जाते थे यूनिवर्सिटी के लॉन में, हीरो हीरोइन सीन करते थे हम, कि फोकस में पीछे नज़र आते थे। फिर अच्छा। छोटे छोटे डायलॉग्स मिलना शुरू हो गए। तो फिर मेरी वालदा ने मुझे कहना शुरू किया कि मैं फ़लाँ घर की ख़त्म पे तो मुझे बता रहे थे आपका बेटा टीवी पे आया है। अच्छा, घर वालों को अभी तक नहीं पता था? उनको नहीं, सिर्फ मेरे एक भाई को पता था। तो चूंकि उसकी सपोर्ट मुझे चाहिए थी, तो रात को देर इस तरह के कामों में एक राजदार चाहिए जी होता जी है। जी जी। तो फिर चलता रहा सिलसिला, बस और कोई काम फिर किया ही नहीं, यही किया, सारी जिंदगी फिर ये मीडिया ही किया। यही किया सर। मैं तो बल्कि यही कहता हूँ, थोड़ा आता है, बहुत आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, बस यही काम आता तो है। पहली दफ़ा जब हीरो का रोल ऑफर हुआ तो उस टाइम पे क्या कैफियत थी कि हमेशा बैक पे काम किया, छोटे रोल में काम किया और अचानक से ऑफर आ गई कि जी एजाज साहब अब आप इस जो प्रोजेक्ट है उसके हीरो हैं, तो कैसी कैफियत? जाहिर बात है, बहुत खुशी थी। और चूँकि गुर्बत भी थी, हमारे पास कपड़े भी इतने अच्छे नहीं होते थे। फिर सोचते थे अच्छा यार ये कैरेक्टर मिल गया, अब इसमें कपड़े कैसे पहने। फिर जो कुलीग एक्टर होते थे, बशारत, मैं, आमिर फरीद, फिर उनसे हम एक दूसरे से वार्डरोब शेयर किया करते थे, क्योंकि हम जो एक्टर थे उस वक्त के, अब तो फिर स्पॉन्सर आ गए, चीज़ें आ गई, ब्रांड आ गए, उस वक्त तो हमें ये कपड़े भी बड़ा मसला होता था। इवन पैसे भी आप उस लिहाज से हाँ देखें जी, तो। हाँ जी। तो 12 पैसों पे आपने कहा, तो उस वक्त 1350 रुपये का मेजर सपोर्ट का चेक होता था और 2200 का होता था लीड का, जब मैंने लीड पहली दफ़ा किया। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि लीड 2200 में एक दफ़ा चेक लूँ। तो फिर जब वो मुझे मिला, मैं बड़ा खुश था, मैं मर ही गया था अच्छा, वो चेक कैश करके। यानी उस 2200 के अंदर पूरा जी जी जी। ट्रिप पूरा प्लान हुआ। ट्रिप हुई, वो पूरी बड़े पार्टी भारी माहौल 2200 गए, रुपए थे। सैर सपाटा, ये हाँ वो। जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि अब आपके माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं अभी। इस नशिस्त से पहले एजाज मीर मुझे बता रहे थे कि बेटे माशाल्लाह जवान, पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो वो तो आपके साथ खड़े होते होंगे तो छोटे भाई लगते होंगे। बिल्कुल ये ऐसे ही होता है सर। उनमें से कोई नहीं आया एक्टिंग शैक्टिंग के अंदर? मेरा जो बड़ा बेटा है शामिर खान, अब दुबई में होता है, उसने किया है, इंटर्नशिप भी किया प्रोडक्शन में, और फिर उसने BBC और CNN के साथ ट्रेनिंग भी ली है। लेकिन उसका माइंड इस तरफ ज़्यादा नहीं था, और फिर वो चला गया मार्केटिंग और बिज़नेस की फील्ड में। जो मेरा छोटा बेटा है वो बहुत अच्छा सिनेमाटोग्राफर है, पोस्ट प्रोडक्शन ग्राफिक्स का काम बहुत अच्छा, और मैंने उसको सिखाया नहीं था, छोटा था, मोबाइल पे ही करता था। डॉक्यूमेंट्रीज उसने बनाई। फिर उसका क्रेज़ था फिल्म एंड TV पढ़ने का, उसका एडमिशन हुआ। फिर स्कर्दू में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी 16 बोन्स फ्रैक्चर हो गई, जैसे उसकी दोनों लेग्स, जॉ, सारा। तो उससे वो उसका साल ज़ाया हो गया, 2 साल ज़ाया हो गया। अच्छा, फिर उसका माइंड भी चेंज हो गया, तो अब वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ कर रहा है कवेंट्री यूनिवर्सिटी UK से, तो वहाँ पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बच्चे एज फेलो लगते हैं? अगर कोई देखे बच्चे साथ खड़े हो तो कोई आके ये नहीं कहता कि अच्छा ये बच्चे हैं आपके, या बिल्कुल एज फेलो लग रहे हो? ऐसा होता है जी। हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये इंट्रोड्यूस नहीं कराते ये मेरे बच्चे हैं, या वो कभी नहीं कहते मेरे फादर हैं। अच्छा, अच्छा, कभी कभी मेरा बड़ा बेटा कोई ऐसी तस्वीर डाल देता है अपने सोशल अकाउंट में, तो वो लिख देते हैं मेरे बाबा, तो फिर उसके दोस्त से कहते यार तुम क्यों मजाक करते हो यार, तुम्हारे बाबा नहीं लगते। तो बस अर्ली शादी की है, और मैं समझता अच्छा डिसीजन है। देखिए, आप जब अपने दीन के साथ और अपनी उन चीज़ों के साथ चलते हैं तो उसमें बड़े फ़ायदे हैं। जब मैंने शादी की उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि दीन मुझे क्या कहता है, जल्दी शादी करो, लेकिन बस हो गई। तो आज मैं बड़ा मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, सेंसिबल हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के मामलात अच्छी तरीके से पता हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे हों तब भी बड़ा मसला होता है पेरेंट्स के लिए, आप जब बूढ़े हो जाते हैं
और बच्चे आपके छोटे होते हैं। तो बेटे की भी जल्दी जल्दी शादी कर दें, कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। ताकि जो पोता है वो भी कहे कि मेरे बड़े भाई हैं, दादा बू नहीं है। कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह दुआ कुछ करें, ऐसा सा सीन दुआ हो। करें जी। अच्छा एजाज मीर, ये बताएं कि अभी जैसे शुरू में मैं बात कर रहा था कि उस वक्त में शाम में 5 मुख्तलिफ दिन, तो आज पीटीवी कराची का ड्रामा आना है, ये लाहौर का है जी, पिंडी का है, इस्लामाबाद पिंडी का, पेशावर कोयटा, तो हर शाम की अपनी एक आइडेंटिटी होती थी, अपना एक लुत्फ होता था, और हर ड्रामे का अपना एक मिजाज होता था। कोयटा का ड्रामा है तो उसका अपना एक मिजाज है, लाहौर का अपना मिजाज। अब सब कुछ ऐसे, मतलब सारे मिसाले जो है एक ही हंडिया में आ गए। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? असल में बड़े अरसे से मैंने दुखती रगों को छेड़ना छोड़ा हुआ है, और तो हम भी ना छेड़ें। आप भी ना छेड़ो तो बेहतर है। असल में पता है क्या, देखिए वक्त के साथ चलना ये ज़रूरत है, लेकिन वक्त के साथ चलना, अपनी असल चीज़ों को छोड़ देना, ये जहालत है। पाकिस्तान टेलीविज़न की जो खूबसूरती, इसका जो हुस्न, वो यही है कि हर सेंटर से जब उसके अपने रंगों में प्रोग्राम्स और ड्रामास जब आते थे तो व्यूवर्स, मुझे याद है हम छोटे थे उस वक्त, नामूस, वार ऐसे ड्रामा चलते थे, तो लोग दुकानें और बाज़ार बंद हो जाते थे जी, ड्रामे जी, को बिल्कुल, देखते थे। ठीक है, आज ही पाकिस्तान टेलीविज़न का एक्टर पहचाना जाता है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे आज के, अगर आप आज के दौर के 10 एक्टर्स का नाम अगर पूछे तो शायद मुझे 8-9 पे जाके मैं रुक जाऊँगा। उसकी वजह ये कि वो जो क्वालिटी वर्क था, जो काम था। देखिए, ड्रामा तो बेसिकली हकीकत के करीब एक चीज़ का नाम है। हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो माशरा है, इसके अंदर जो पीटीवी ने जो किरदार अदा किया है, जो अक्कासी की है सोसाइटी के अंदर, जो इश्यूज़ हैं उनको जो उजागर किया है, वो चीज़ अब नहीं है। ड्रामा अब चला गया ख़ास एलीट क्लास के अंदर। ठीक है ना। मेरा व्यूवर तो वो रिक्शा चलाने वाला भी था, टैक्सी चलाने वाला भी था, तांगे वाला भी था, एक सरकारी मुलाजिम भी था। अब ड्रामा चला गया, बड़ा रंगीन हो गया है। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बड़े बड़े बेडरूम्स, चीज़ें, ग्लैमर, मैनरिज्म का बड़ा फुकदान नज़र आता है, कमर्शियल की तरफ चले गए हैं। सो आपने भी जिस दौर में काम किया उस टाइम पे भी फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, अब तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, कैसे कैसे कैमराज आ गए हैं अब हर तरह से। सो उस टाइम पे कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे कि अच्छा नहीं, हमारे पास इतना कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इजाद ही नहीं हुई थी बहुत सारी चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई हैं। तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा सीन करते हुए जो अभी तक याद हो? देखिए, जब हमने काम शुरू किया, हम तो इतने टेक्निकल अवेयर नहीं थे। बड़ी सिंपल सी बात आपको बताओ, तो मोबाइल्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था कि कौन सा कैमरा और क्या इस पर शूट हो रहा है। अच्छा। ये HD है या SD है। तो हम काम करते थे, चूँकि एक पैशन था, एक जुनून था, एक जज्बा था। धूप छाँव नहीं देखा करते थे। प्रोड्यूसर साहब कहते थे ये शिफ्ट है, डर के मारे पूछते भी नहीं थे कि किस टाइम आए। सुबह आ जाते थे, यहाँ सफाई हो रही होती थी, हम आ जाते थे कपड़े उठा के। अच्छा। तो एक शौक था, जुनून था, जज्बा था, और एक सीखने की भी जुस्तजू थी, आज तक है। तो हमने कभी नहीं देखा कि क्वालिटी क्या है, कैमरा कौन सा है, या टेक्निक क्या है। हम सिर्फ ये सोचा करते थे हम कैसे अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए हमें उस वक्त का पता नहीं था। आज टेक्निक्स अच्छी हो गई हैं, इक्विपमेंट नया आ गया है। अब देखें, आपको मैं एक अच्छी बंदूक दे दूं, आपको चलाना ना है तो क्या फ़ायदा। लेकिन आज का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं कि हम ये कहें कि हाँ बिल्कुल काम अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने बहुत तो ये नहीं कहा कि काम बहुत अच्छा सारे नहीं हो आप आज के काम में भी देखें तो जो एक्टर्स आपके साथ भी थे, अब वो सीनियर एक्टर्स हैं। मेरे ख्याल में वो जूनियर्स को सिखा भी रहे हैं, और उनका नाम, उनका काम वो वैसे ही चार अच्छा, चांद लगा वैसे देता मैं है एक चीज़ प्रोजेक्ट आपको को। बताऊं, मेरा इस चीज़ से बड़ा इख्तिलाफ है। ये जो कहते हैं सीनियर जूनियर को सिखाते हैं, कोई किसी को नहीं सिखाता। अच्छा, इंतहाई माजरत के साथ मैं कहता हूं, ओके ओके। हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया। अच्छा। हमने सीखने की कोशिश की है, और हमें बड़ा बुरा जवाब भी मिला है। अच्छा, ओके। बहुत तल्ख जवाब भी मिला है कि यार अपना काम करो, यार मैं तुम्हें बताऊंगा, यार करो, जो अपने प्रोड्यूसर से पूछो। हमें ऐसे भी जवाब मिले हैं। अच्छा। लेकिन हमारे अंदर एक पागलपन था। देखिए, आज ये लोग कहते हैं ना जी शौक है जी, मैं जी मुझे शौक है, मैं एक्टिंग करता हूँ। शौक तो गली में खेलने क्रिकेट वाले बच्चों को भी होता है, लेकिन उस ग्राउंड तक फिर वो पहुंचते हैं जिनको जुनून होता है। जुनून नहीं, शौक और जुनून का फर्क आपने बड़ा
अच्छा हमें बताया। लेकिन मेरा, आप दोनों के बड़े मज़े की ये डिस्कशन चल रही थी, लेकिन मेरा इसमें आई वुड लाइक टू पुट माई 2 सेंट्स इनटू इट कि मेरे ख्याल में ये भी, मैं इसका एक और रुख आपके सामने रखता हूँ। चलिए यूँ कहिए कि सीनियर से सीखना, मैंने तो अपने जूनियर से बहुत कुछ सीखा। मैं आज भी जो नए टीवी एंकर्स वगैरह, मैं उनका रुक के प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ कि अगर कोई टीवी एंकर है, कोई टीवी होस्ट है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अब मुझे 25-30 साल हो गए, जिसने 2 साल पहले काम शुरू किया है और उसने नाम बनाया है, कुछ ना कुछ तो उसमें है ऐसा। बिल्कुल। तो मैं तो नए इन बच्चों से, बल्कि मुझे तो लगता है मैं उनसे ज़्यादा सीखता हूँ, इसलिए बल्कि ये जो नई नस्ल है ये ज़्यादा बेहतर है। ट्रू बेहतर मैं है, एग्री करता हूँ। उनको ड्रेस सेंस है, उनको बात करने का सेंस है, उनके अंदर मैनरिज्म बहुत है, उनको प्रोडक्शन का पता है, चीज़ों का पता है। हमें बड़ी चीज़ों का नहीं पता था, क्योंकि हमारे दौर में वो चीज़ें थी नहीं। हाँ एग्जैक्टली। जो नई नस्ल आई है ये आज की बड़ी अवेयर नस्ल है। इंस्टाग्राम क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, आप कैसे अपना, हमें तो तस्वीर भी नहीं मिला करती थी बिल्कुल। हमारी अच्छा, एक्टिंग ये की। जो एक सोशल मीडिया का कंपटीशन है ना, इस पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, और एजाज साहब से पूछेंगे क्या उस वक्त ये वाले प्रेशर्स थे जो कि आज के एक्टर्स को हैं, या आज आपने अपना नाम बनाना है, आपने फील्ड में जाना है, तो क्या चीज़ें ये पहले भी होती थी? ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बहुत मज़े की गपशप चल रही है, बहुत मज़े की डिस्कशन चल रही है। इसी तरह से एक दूसरे से सीखते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, और साथ साथ एटलीस्ट एक डिस्कशन तो जनरेट होती है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी भी अपनी राय होगी और हमारी भी अपनी राय है। हमारे साथ एजाज़ मीर साहब हैं, उनसे हम ज़रा माजी के किस्से सुन रहे हैं, पहले कैसे होती थी ड्रामा इंडस्ट्री। हम देखें, अगर पीटीवी की बात कर रहे हैं कि भाई पीटीवी में क्या होता था, किस तरह से एक्टर्स काम करते थे, कैसी टेक्नोलॉजी होती थी, सो इस सब के बारे में हम जाने। लेकिन एजाज साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे ज़रा सोशल मीडिया की। अभी का जो एक्टर है उसको मेरे ख्याल में ये एक ब्लेसिंग भी है, लेकिन साथ साथ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि सोशल मीडिया के साथ साथ आपको ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना होता है। अब सिर्फ टीवी पे आना काफ़ी नहीं है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम जिस तरह से हो गया, सो इससे पहले जो है, क्या इस तरह के कॉम्पिटिशन्स थे? सोशल मीडिया तो बहुत कम था, क्या किसी और तरह के कॉम्पिटिशन्स थे? देखिए जी, उस वक्त तो अखबार, मैगजीन्स और ज़्यादातर कराची से मैगजीन छपा करते थे, कलर। और बस यही हमारी एक सक्सेस होती थी कि अगर कोई अखबार हमारी ख़बर छाप दे, हमारे लिए कुछ चाहे छोटी सी क्यों ना हो, चाहे 2 लफ्ज़ तारीफ़ के लिख दे, तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी। फिर बीच में ऐसा भी होता था, जब कलर मैगज़ीन में हम ब्लैक एंड वाइट छपते थे तो वो भी बड़ी तकलीफ़ होती थी, मैगज़ीन कलर, हम ब्लैक एंड वाइट क्यों छपे इसमें। तो फिर उस इंतज़ार में होते थे कि चलो कभी तो बारी आएगी हम भी इस कलर मैगज़ीन के कलर पेज पे छपेंगे। तो फिर वो वक्त भी आया। तो आज तो चीज़ें बड़ी तेज़ हो गई हैं। मुझे याद है हम जब यहाँ सेट पे काम किया करते थे तो हमारे जो टेलीविज़न के फोटोग्राफर्स आते थे, तस्वीर बनाते थे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे यार ये फिर तस्वीर दे देना। तो जब सीरियल ख़त्म होता था तो हमें उसमें से कुछ तस्वीरें मिल जाया करती थी जी। तो अब तो बड़ा इजी हो गया। आपने यहाँ काम किया, वहाँ आपने उसको अपलोड किया, आपने दुनिया को बताया। उस वक्त तो हमारा एक ड्रामा अगर मिस हो गया तो दोबारा कैसे देखेंगे पता ही नहीं चलता पता ही चलता था, रिपीट कैसे अगर एक होगा। केस मिस हुई है तो गई, नहीं पता चलता था। फिर ऊपर से बिजली की भी बड़ी मेहरबानी होती थी, अगर चली गई इत्तेफाकन उस टाइम तो वो भी फिर बड़ा मसला होता था। फिर एंटीने का दौर था, ये डिश विश तो बाद में आया, केबल तो बाद में आई आया। रिमेंबर, इससे वैसे तो एक बहुत यादें हैं सबकी एंटीने से। छत पे जाके ठीक कर रहे होते थे और नीचे सब आवाजें लगा रहे होते अच्छा थे। तुम भी मैं इतनी उस दौर पुरानी की हो। ये कभी मेरा- अपनी बताती नहीं है, आज मेरा पकड़ी बचपन गई। मुझे याद है, देखें, और मुझे अच्छी तरह याद है छत पे भाई जाता जी, था जी, या जी। कोई नीचे से आवाज, अब ठीक हुआ चैनल। अच्छा, बहुत बदकिस्मती सारे ये लोगों कि की जो यादें। आपका फेवरेट प्रोग्राम होता था या जिसमें आप आ रहे होते थे उसी दिन वो एंटीना भी खराब होता था। और उस प्रोग्राम के दौरान एंटीना ठीक होने में वक्त ठीक होने गुजर में जाता टाइम था। गुजरता था। और उसके बाद अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग, उस दिन कराची में बैठे हुए हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ बात हो रही थी। वो PIA में है, पायलट है, तो उनको ड्रामे का बड़ा शौक है देखने का ना। भी उनका अदाकारी या शोबे से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो देख नहीं पाते क्योंकि वो कभी फ्लाइट पे जी इधर गए हुए तो फ्लाइट पे उधर गए हुए। तो वो कहते हैं कि मेरा ये उनसे बात हुई कि भाई, वो कहते हैं उनका ख्याल ये, कहते हैं आज भी हमें अंदाज़ा नहीं, आज भी वारिस, आज भी अनकही, नशेमन का आपने नाम लिया, क्या ज़बरदस्त।
आज भी उतने ही बड़े ड्रामे बन रहे हैं। फ़र्क ये है कि उस ज़माने में सड़क इसलिए खाली होती थी कि बाद में यूट्यूब पे आप उसकी किस्त नहीं देख सकते थे, उसने अपलोड नहीं होना था, उसने कोई 4 दफ़ा रिपीट नहीं होना था, इसलिए सड़कें खाली हो जाती थी तो सब बैठ के धुआं या वारिस की एपिसोड देखते थे। तो कहते हैं कि अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, सिर्फ सड़कें अब इसलिए खाली नहीं होती कि सबको पता है आराम से जाके यूट्यूब पे देख लेंगे। आई डोंट, मे बी ये भी एक पर्सपेक्टिव है उनका। सर इससे थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूँगा। बताइए। देखिए इसको तो तस्लीम करना चाहिए कि काम कम हो गया है। टेलीविज़न पे उस तरह के ड्रामे जो अपनी होम प्रोडक्शन थी, टीवी की अपनी होम प्रोडक्शन जो अपने स्टूडियोज़ में ड्रामे बना करते थे, वो कम हो गए हैं। उनकी ज़रूरत है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न का टेक्नीशियन, आज भी यहाँ का इक्विपमेंट, हमारा राइटर, हमारा डायरेक्टर बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी अपनी फील्ड में। बस सिर्फ थोड़ा सा वो हौसला अफजाई की बात है, मौक़े देने की बात है। अगर हमारे बड़े दे मौक़े तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई मसला नहीं है। कौन सा रोल करना चाहेंगे वैसे मौक़े मिले तो? अब तो मैं नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मैं आया भी था तो मेरी ख्वाहिश थी मैं नेगेटिव रोल करूँ। अच्छा, कभी किया नेगेटिव रोल? एक मैंने किया था, एक हिंद को सीरियल में मुझे मिला था। कैसा रिस्पॉन्स आया था? मुझे प्रोड्यूसर ने कहा 3 किस्तों का रोल है, फिर ये मर जाएगा। मुझे राइटर मारता था, फिर जिंदा कर रहे, कहते नहीं यार इसको चलाओ। तो आखिर में फिर मार के जिंदा कैसे करते हैं? वो स्क्रिप्ट में। अच्छा। वो कहते नहीं यार ड्रामा फिर कमजोर हो रहा है। एजाज नियाज़ी साहब का। अच्छा, ऑन एयर जाने के बाद तो जिंदा नहीं, उससे पहले। अच्छा, उससे पहले स्क्रिप्ट चेंज कर देते थे। स्क्रिप्ट चेंज कर देते थे। एजाज नियाज़ी साहब का सीरियल था अंजाम। ओके। तो 4th और 5th एपिसोड में आया तो उन्होंने मुझे कहा था 3 एपिसोड का कैरेक्टर जेल से आता है। तो उसमें सारे एक्टर काम कर रहे थे, मैं सेट पे आता था, देखता था कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो वो बस लाशऊरी तौर पर मेरी कलमें बड़ी हो गई, बाल मैंने बड़े कर दिए। एक नवाब के बेटे का रोल था, जाके मैंने पुराने कोट खरीदे नवाबों वाले, मैं किया वो रोल। तो फिर ऐसा हुआ कि आखिरी एपिसोड में जहाँ मेरी डेथ होती वहाँ सीरियल ख़त्म होता है। लेकिन मैंने उसमें एक रिक्वेस्ट की थी, शर्त तो नहीं कहता हूँ। मैंने प्रोड्यूसर से कहा सर ना मैं कोई कट लगाऊंगा, ना मैं मूछे लगाऊंगा, ना मैं कोई बालियां पहनूंगा, ना मैं कोई अंगूठियां पहनूंगा, ना मैं कोई गले में तावीज़ पहनूंगा। उन्होंने कहा यार फिर कैसे बदमाश? मैंने कहा जी फिर यही बदमाश होगा, एक्टिंग से और ये गुंडा होगा। तो मैंने कहा जरूरी तो नहीं कि बड़ी सही आप बात कर रहे हैं कि हम वो कुछ स्टीरियोटाइप्स हम बना देते हैं। क्यों कि ये जरूरी है कि मैं कट लगाऊं? मैंने कहा कितने बड़े नवाब का बेटा, किसकी जरूरत है उसको कोई छुरी मार के गया कट लगा हुआ है। अच्छा, इससे पहले जैसे आपने बताया लोग बहुत रिलेट कर रहे होते थे और उन सारे कैरेक्टर्स से इवन प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा उनके दिल के करीब होते थे। सो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि नेगेटिव कैरेक्टर किया और इतना लोगों को गुस्सा आता हो, कभी मार्केट गए हों, कभी बाहर गए हों और लोगों ने वहीं पे पकड़ लिया हो कि आपने उस ड्रामे में ऐसा क्यों किया? हम अक्सर कुछ एक्टर्स को बुला रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि उनके जो नेगेटिव रोल अगर वो कोई कैरेक्टर करते हैं तो लोग एक्चुअली में जब कहीं उनको देखते हैं तो वो एज्यूम करना शुरू कर देते हैं, अच्छा जी यही है जिन्होंने ड्रामे में ऐसे किया था। अच्छा नहीं, मुझे नेगेटिव रोल पे तो ऐसा कोई रिस्पांस नहीं, क्योंकि एक मैंने सीरियल किया था रोमांटिक पे। जो पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने किए थे उसमें मुझे रिस्पांस आता था। वो मेरे हिस्से में कैरेक्टर ही ऐसे आते थे कि पूरी सीरियल में कहीं मैं मुस्कुराया ही नहीं। अच्छा। तो मैं अगर कहीं बाहर किसी को हंसता हुआ नज़र आ जाता था तो मुझे कहते थे आप हंसते भी हैं, क्योंकि वो इतने संजीदा रोल मुझे मेरे हिस्से में आए। शायद मेरी शक्ल ऐसी थी या 12 मेरे किस्मत में थे, वो ऐसे ही कैरेक्टर्स आए ज़्यादातर। तो ये मुझे एक रिस्पांस मिलता था। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए जब हम काम करते थे तो उस वक्त एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज था। सर को पता होगा क्योंकि सर काफ़ी सीनियर हैं। तो चूँकि प्रोड्यूसर्स की जो रिहर्सल्स हुआ करती थी 5-5, 6-6 दिन रिहर्सल्स हुआ करती थी, और आप यकीन करें हमारे अंदर जुर्रत नहीं होती थी कि हम रिहर्सल में लेके कि सर थक गए। हम जब सेट पे आते थे तो सारी चीज़ें समझ के अंदर आते थे, ये नहीं होता था कि हम अंदर आके समझ रहे हैं। इतनी तैयारी होती थी। अब तो वो टाइम भी नहीं है, रिहर्सल्स ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब तो स्क्रिप्ट दिया और लाइंस बोली और चले गए। इसीलिए अब देखें बहुत से कैरेक्टर एक जैसे लगते हैं। आज के जितने हीरोज़ हैं, मैं जान क्या मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, वो एक ही जैसे लगते हैं। आप उनके मुख्तलिफ ड्रामों का शॉर्ट कट करें, एक लूप बना लें और चला दें। अच्छा, वो लगेगा कि एक डायलॉग के बाद आप चला लें, वो दूसरा बोला लगेगा। अगर वो खुद बता दे कि अगर अपने कपड़ों से न पहचाने या उस एनवायरनमेंट सेट से न पहचाने तो वो एक ही जैसे हैं। शायद यही वजह कि जब फिर कहीं गाहे गाहे कोई अच्छा डिफरेंट काम होता है तो वो एकदम से पिक हो भी नजर आता है, फिर वो नजर जाता है। जो रूटीन से हट के अगर काम होता है तो वो फौरन नजर भी आता है जी। और ये जो एक आम तासुर है कि अच्छा नहीं जी हम तो नाजिर के लिए बनाते हैं, आजकल बिकता ही यही है
मेरा ख्याल है कि इसी व्यूअर ने साबित भी किया है कि जब आप बिल्कुल वो थप्पड़ खाने वाली औरत और फैमिली इश्यूज और सास बहू से निकल के अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो फिर यही व्यूअर है जो उसको हिट भी करता है। तो ये मेरा ख्याल है आज के नाजिर को भी हमें कई दफ़ा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज भी आप अच्छी चीज़ देंगे बिकेगी। सर नाजिर तो देखे वक्त के साथ साथ वो भी एजुकेट हो रहा है, ठीक है जी, उसका भी एक विजन ब्रॉड होता जा रहा है, वो भी दुनिया के साथ चल रहा है, वो भी देखना चाहता है, बल्कि हमसे सवाल करते हैं कि यार क्यों नहीं आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्रिटिसाइज किया जाता है, अब तो Criticize किया जाता है, ओपनली बिल्कुल। तो आप कोई प्रोजेक्ट है वो अपलोड हो जाता है, वो यूट्यूब पे जाता है, इंस्टा पे जाता है, फेसबुक पे, तो मेरे ख्याल में आप तो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा होता है, आपको बिल्कुल। फीडबैक मिल जाता है बिल्कुल फौरन से। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जैसे फिल्म बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ी मजबूत थी अपने टाइम पे, बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया, फिर फिल्म हमारी कमज़ोर हो गई। ड्रामा हमारा पाकिस्तान का ड्रामा, पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा बहुत मजबूत ड्रामा था, बहुत बल्कि हमारा मजबूत किला ही हमारा ड्रामा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न से ये कि हम वो ड्रामा कर सकते हैं ठीक। नए अंदाज से, ठीक ठीक। है। नए अंदाज से, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए रंगों के साथ, नए सेटों के साथ हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली जिस तरह हमारा ये शो है राइजिंग पाकिस्तान, ये वही प्रोग्राम है जो मुस्तंसर हुसैन तारिर साहब किया करते थे। अब प्रोग्राम भी वही है, लेकिन ये है कि अब ये कैमराज, Presentation change हो गई है। प्रेजेंटेशन, अंदाज, स्पीड, चीज़ें वो बदल गई हैं, लेकिन पीटीवी ने अपनी असास, अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम वही रखा हुआ है। ज़ाहिर एंकर्स भी बदल गए हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए रंग के साथ आपको अपनी असास को बरकरार रखना होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इजाज साहब। अभी तो इतनी बातें हो रही थी, मैंने कहा डिस्कशन जो है वो अक्सर कंट्रोल रूम अक्सर आपकी औकात घड़ी ना- ठीक है? कंट्रोल रूम आपकी घड़ी ठीक है? आर यू श्योर? वो कह रहे हैं आप इतनी बातें कर रहे थे, आपको वक्त गुजरते पता नहीं चला। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी घड़ी थोड़ी सी आगे है। जाजमीर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हो तो आपने अपने माशाल्लाह साहबजादों के साथ आना है, ताकि हम तीनों भाइयों से इकट्ठे मुलाकात। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके खलूस का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप पेशावर आए हैं, हमारे मेहमान हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो हम आपकी मेहमान नवाजी भी करते। नहीं नहीं, आपके ख्याल है कि आपके बाकी जो पेशावरी जो कॉलीग्स हैं उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की? नहीं बिल्कुल, क्यों कोई कसर नहीं छोड़ी। रोजाना की बुनियाद पे रोजाना 1 से 1.25 किलो वजन मेरा बढ़ रहा है माशाल्लाह। पेशावर आने के बाद। माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एजाज, जीते रहिए। हम राइजिंग पाकिस्तान में अब चाहेंगे आपसे इजाज़त। आपने हमें ज़रूर बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि आपको एजाज मीर की बातें कैसी लगी, इन्होंने जो मवाजना किया पुराने वक्त के ड्रामों, अब के ड्रामों का, और पाकिस्तान टेलीविज़न को किस तरह के ड्रामे बनाने चाहिए, इनका अपना ख्याल है। आप भी अपने ख्याल से हमें नवाजिएगा, इसलिए कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आप आप हैं। हैं जी। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज।